हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बातचीत करेंगे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके तहत हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक चैप्टर की। तो इस तरीके से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा। आपने ठीक ठाक पढ़ लिया होगा और आप चैनल पे देखेंगे तो सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। चलिए आपके सामने प्रस्तुत रहा पहला सवाल, करने की कोशिश करिए और बताइए। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है जो ट्राइटियम है ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये एमिट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल, इनमें से कौन सा पार्टिकल वो एमिट करता है। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको ये बात आती होगी। अब अगर बात लिखी गई है ट्राइटियम, रिप्रेजेंट करते हैं इसको टी लिख करके, है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं भैया जी? हाइड्रोजन। भैया रहता है एक प्रोटॉन, लेकिन क्या रहेगा वहां पे? बोलो बोलो बोलो। एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो यहां पर लिख दिया जाएगा 1 और यहाँ H ऊपर हो जाएगा भैया जी 3। ये बात देखी होगी, पढ़ा होगा, समझा ही होगा। अरे ये बहुत बेसिक बात है ना। शायद आपने 10th में ये बात देख ली हो। हाँ? फिर ये क्या होता है? ये एमिट करता है बीटा रे, मतलब बीटा पार्टिकल, पार्टिकल एमिट करता है ना। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया? -1 E0। फिर ये क्या हो जाएगा इसका मतलब? अब देखो यहाँ -1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल हमें यहाँ पे एक बढ़ा करके इससे लिखना पड़ेगा जो कि हो जाता है हीलियम। अगर आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके की इक्वेशन आपने देखी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है भैया जी क्या एमिट होता है? तो आप कहेंगे बीटा पार्टिकल एमिट होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या बन रहा है। इस रिएक्शन को दे करके x प्लस वाई करके लिख सकता है। एक को लिख देगा कि ये पार्टिकल, दूसरे के लिए लिख देगा कि कोई एलिमेंट बना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। हमेशा याद रखें भैया, एक क्वेश्चन जो आ चुका है उसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन वो हर बार बनाते हैं कुछ ना कुछ, है ना। आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? जनाब समझेंगे क्या बोला जा रहा है? इनकरेक्ट इनमें से ढूंढना है, गलती ढूंढनी है। पढ़िए, हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। आयनिक सॉल्ट्स हम जानते हैं कैसा होता है? NaH, ऐसा लिखते हैं ना, NaHMgH2। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? Na प्लस H नेगेटिव, हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ पे रहता है। तो ये बात सही है कि हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन, यहाँ H प्लस के फॉर्म में नहीं रह सकता वो, है ना, क्योंकि वो किसी मेटल के साथ होगा तब जाके आयनिक सॉल्ट उसके बन पाते थे। तो अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो सिंपल बात है ना, मेटल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात सही कह रखी है। हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, ये बात सही है। अगर मैं बात करूं, अगर देखो समझो बात को, H प्लस जो होता है वो पानी में नहीं पाया जाता, ऐसे फ्रीली नहीं पाया जाता। ये H प्लस किससे जुड़ जाता है भैया? वाटर से। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की खोपड़ी पर होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर H प्लस को डोनेट हो करके H3O पॉजिटिव बन जाता है। तो एक्चुअली H प्लस जो है वो H3O पॉजिटिव के फॉर्म में ही फ्रीली पाया जाता है। बात सही लिख रखी है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है। डाई हाइड्रोजन डज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ये करता है। डज एक्ट एज क्या होता है भाई? एक्ट एज, है ना, ये हटा देते हैं ना पार्ट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है? यस सर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन को कहीं पर ले जाके ऐड कर देना क्या हो जाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो हाँ, डाई हाइड्रोजन ये काम करता है। अच्छा जी, तो ये बात भी सही निकली, इसका मतलब यही गलत होगा। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्राइटियम इज मोस्ट कॉमन। नहीं भैया, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन पाया जाता है? नॉर्मल सा हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं आप? कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या है नॉर्मल हाइड्रोजन का। ये हमारा हाइड्रोजन जिसका ये आइसोटोप सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अप्रोक्सीमेट कितना? 99%। बात समझ में आ गई है? ये सबसे कम, बहुत ही कम पाया जाता है ये रेडियो एक्टिव वाला पार्ट, ठीक, बहुत ही कम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन हैज, इन्होंने कहा मोस्ट कॉमन, लेकिन ये बात क्या थी? इनकरेक्ट थी, इसलिए जवाब के तौर पर डी ऑप्शन हमारा सही निकल जाएगा। आइए अगला देखते हैं। द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस के लिए हम इनमें से कौन सा यूज करते हैं? कैलगॉन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? बोलो बोलो बोलो। कैलगॉन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, जो कि परमानेंट हार्डनेस रख रहा होता है ना।
इसके बाद सिंथेटिक रेजिन पढ़ते हैं, आयन एक्सचेंज। हाँ, क्लार्क्स मेथड जो होता है वो यूज, क्लार्क्स मेथड में नाम से कुछ याद करने की हिंट में लीजिए, कैल्शियम का क्या यूज होता है, हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो इस तरीके से हम टेम्पररी हार्डनेस को क्लार्क्स मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बाकी सारे यूज किए जाते हैं किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। एक बात का ख्याल रखने ला, ये देख लीजिए एक बार अपने नोट्स में, एक बार इस चीज को रिवाइज कर लीजिए कि किस आयन की वजह से कौन सी हार्डनेस आती है, ये जानना आपके लिए जरूरी है, पेपर में आता है। आइए अगला देखते हैं, एक मिनट। यस, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। और अगर ओपन बुक है इसका मतलब वो प्लेनर नहीं होगा। कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि ओपन बुक रहेगी, है ना। किताब अगर खोली होगी तो आपको पक्का पता चल गया होगा अब तक, ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज सॉलिड, इन सॉलिड एंड वेपर फेज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ, अच्छा वो क्या कह रहे हैं कि बेरिलियम क्लोराइड जो BeCl2 है ये सॉलिड फॉर्म में कैसा रहता है, और जो BeCl2 है मेरे भैया वो वेपर फेज में कैसा रहता है ना। और एक चीज और यही बता देता हूं, BeCl2 हाई टेम्परेचर लिखा रहे, हाई टेम्परेचर, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बच्चों ने गलती कर दी थी, उनको लग रहा था कि, बता देता हूँ कंफ्यूजन कैसे आया होगा उनको। देखें, हाई टेम्परेचर वाले पे तो ये अकेला पाया जाता है, BeCl2 अकेला पाया जाता है इस तरीके से, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अकेला पाया जाता है। लेकिन वेपर फेज में भी हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे क्या हुई है, कुछ इस तरीके की रिश्तेदारी होगी, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है यहाँ बेरिलियम को, और ये डोनेट कर देता है यहाँ पर। तो ये इस तरीके के डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, वेपर फेज में डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। और बच्चों ने डाइमर फॉर्म भूल के ऐसा समझ लिया कि डाइमर बनता है सॉलिड में, और यहाँ पे समझ लिया कि हाई टेम्परेचर वाली बुद्धि लगा दी, है ना। तो यहाँ ख्याल रखना कि डाइमर बनता है वेपर फेज में बहुत हाई टेम्परेचर होने पर, ये अकेला रहता है। अगर सॉलिड फॉर्म में तो समझ में भी आ रहा है बहुत सारे क्या होंगे, BeCl2 एक साथ कनेक्टेड होंगे, इसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, बट पूरी एक चेन बनी होगी, मतलब एक BeCl2 यहाँ होगा, यहाँ होगा, आगे भी होगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, पूरा चेन पॉलीमर बन जाता है। क्या बन जाता है जनाब, चेन पॉलीमर बन जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली, यही है ना, रिस्पेक्टिवली, सॉलिड स्टेट में चेन, दूसरे वाले में डाइमर। ये क्वेश्चन को ख्याल रखेंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत है, HCl आर पास थ्रू, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। HCl आर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, MgCl2 एंड NaCl, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्रिस्टलाइज, मतलब ऐसा समझ लो कि इसीलिए इन्होंने S भी लिखा है कि क्या पता एक से ज्यादा क्रिस्टलाइज होता हो, है ना। समझना ध्यान से। अब होता क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। जब आप NaCl निकालने जाते हो ना, तो NaCl के साथ कहाँ पे ये सब पाए कहाँ जाते हैं, सर ये समुद्र के पानी में है। अच्छा जी, ठीक है। फिर हम उनका ना क्रिस्टलाइज करवाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करवाते हैं। क्रिस्टलाइज कैसे कराते हैं, इसमें हम यहाँ से हम Hg बोल रहा हूँ मैं, HCl सॉरी, है ना, क्या बोलेंगे, HCl, इसमें से गैस पास करते हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइज होकर के हमें NaCl के क्रिस्टल्स मिलते हैं, हमें सिर्फ NaCl के क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो क्रिस्टल्स किसके मिलते हैं, NaCl के, और ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो इसको हम यहाँ से छांट के हटा देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया तो निकालना आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, खोपड़ी में बसाइए, इस पेपर में आपके आ सकता है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होते, सिर्फ NaCl क्रिस्टलाइज होते हैं, और इस मेथड से ही हम इन दोनों को हटा पाते हैं, CaCl2 एंड MgCl2 को। और एक बात यहीं पर और अच्छे से समझा देता हूँ, NCERT की लाइन ये है, वो कह रहे हैं कि भैया जो हमारा NaCl हमारा टेबल सॉल्ट है हमारे घर पे, अगर हम वेपर मतलब ऐसे खुला रख देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद मॉइस्चर क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ का जवाब होता है क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, कौन, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, इजिली अपनी तरफ खींचता है। वैसे NaCl को कभी नहीं देखोगे आप फॉर्मूले में कि NaCl डॉट सम H2O, ऐसा कभी नहीं देखोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैग्नीशियम के साथ ऐसा है कि भैया MgCl2 डॉट 6H2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा लिखा देखा होगा।
तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे घर पे टेबल सॉल्ट है वो शुद्ध साफ NaCl नहीं रहता एकदम, कुछ ना कुछ उसमें MgCl2 के समझ लीजिए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, और यही रिस्पॉन्सिबल है मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम 2+, और अगर 2+ हो जाएगा तो भैया साइज में छोटा भी हो जाएगा, चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर को अपनी तरफ वो खींच सकता है। बात समझ में आ गई, पहले पढ़ लिख रखा होगा ये। तो ओनली NaCl ऐसा है जो कि क्रिस्टलाइज होने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आई, भूलना मत भाई, है ना। अगला क्या है, विच ऑफ द नहीं सॉरी विच ऑफ द नहीं है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इज सेटिंग इन होगा, इन सेटिंग ऑफ सीमेंट। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पता नहीं अलग ही मोहब्बत है NTA को आपके। जेई मेंस में, अभी जो जेई मेंस गुजरा है उसमें उन्होंने जो आप इतने टर्म्स होते हैं 8, उनमें से इन्होंने करीब 3 बार तो पूछ लिया है, सिर्फ यही क्वेश्चन है, बार बार यही। हर बार पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है कि भैया जिप्सम क्या कर रहा होता है सीमेंट के अंदर, तो वो क्या करता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को, सेट होने के टाइम को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे आराम से वो कंक्रीट बन पाता है। ठीक है, तो स्लो डाउन कर देता है सेटिंग प्रोसेस को। क्लियर है मामला, तो ये बात अपनी खोपड़ी में कृपया बसाएं। अगली चीज क्या है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with Na is responsible for the transmission of nerve signals। आपको ये पढ़ाया गया होगा, सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या करते हैं, नर्व सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, इनके आयंस जो होते हैं। ठीक है, और कृपया इनको याद रखें, 2-3 चीजें होती हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो मैं कहता हूं कि जो यूजेस है ना, जो यूज वाला पार्ट है, कृपया एस ब्लॉक का वो यूज वाला पार्ट पढ़ लें, क्योंकि आप नीट के एस्पिरेंट हैं, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उनको बहुत पसंद आता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए यूज वाला पार्ट जरूर देख करके जाएं। ठीक है, तो यहां तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन कृपया एक बार जरूर एनसीईआरटी में एक बार पेंसिल जरूर चला दीजिए उसके ऊपर। ठीक है, खोपड़ी में रच बस जाएगा। Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvent, कौन सा इनमें से ऐसा है जो कोवलेंट नेचर का है और कोवलेंट होने की वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से डिसॉल्व हो पा रहा है? तो आप बता सकते हैं। यस सर, जो सबसे छोटा होगा कौन है भैया, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्या है, साइज में छोटा, अगर बेरिलियम 2+ साइज में छोटा है तो सामने जो क्लोराइड आयन है उसके नेगेटिव चार्ज को वो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, आयन की तरफ आएगा। इसका मतलब दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मतलब कोवलेंट नेचर आ रहा है। और अगर कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा, कृपया ध्यान दें, अगर कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो वो आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है? एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन इसी को आधार बना करके बनाए जा सकते हैं, और अक्सर वो यही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, लैंग्वेज को घुमा देते हैं, यही चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है ना, जब से उन्होंने, एक सही से बोलूं, जब से उन्होंने एम्स हटाया है तब से वो यही खेल खेल रहे हैं, कभी एम्स के क्वेश्चन को घुमा फिरा लेते हैं, हाँ, लेकिन वो काम कम करते हैं ये। चलिए अगला देखते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग और प्रिपेयर्ड इन वाटर। अच्छा, इन सबको क्या करा है, इनका इक्विमोलर सॉल्यूशन बना दिया, पानी में डाल दिया। विच वन ऑफ देम सॉल्यूशन रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच, कहाँ पे मिलेगा, हाईएस्ट पीएच कहाँ पे मिलेगा, आपको पता है, ज्यादा पीएच वैल्यू कहाँ पे होती है, पीएच ज्यादा होने का मतलब सॉल्यूशन का बेसिक होना होता है, सॉल्यूशन का बेसिक होना होता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये कैटायन के हाइड्रोक्साइड पे चर्चा करेंगे, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, SrOH, यहाँ पर होगा SrOH ट्वाइस, क्योंकि बेसिक चीज यहीं से बनने वाली, BaOH ट्वाइस, यहाँ कौन है भैया जी, MgOH ट्वाइस, अगला कौन है भैया जी, CaOH ट्वाइस। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन है? आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं मेटल का करैक्टर बढ़ता है, और मेटल का करैक्टर बढ़ता है तो उनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है कि सबसे नीचे कौन है, ये भाई साहब, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा, इस वजह से हाईएस्ट पीएच देखने को वहां पे मिल जाएगा। आयनिक मोबिलिटी, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज
लोवेस्ट, क्वेश्चन देखिए भैया, गलती आप क्या करते हैं, लोवेस्ट हाईएस्ट इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कृपया मार्क एक बार बना लें ऐसी चीजों पे। कहीं पे नॉट लिखा है, डज नॉट लिखा, करेक्ट लिखा, इनकरेक्ट लिखा है, रॉन्ग लिखा है, कृपया मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है गलती मत करके आना, क्योंकि तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हें चीजें आ रही होती, इन चीजों की वजह से आप गलत कर बैठते हो, है ना। खुद बहुत दुख होता है, जान लो। व्हेन हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दुख होगा, आप खुद कहोगे कि अरे यार इसकी वजह से छूट गया। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ भाई, मैं तो किसी चीज़ को सिली मिस्टेक नहीं मानता। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक भैया समझ लो वो है, तो उनको पेपर दे करके हम आया आईआईटी का, तो हमने उनको बताया कि अरे ये सिली मिस्टेक हो गया। उन्होंने पहले बोला सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता, सिली मिस्टेक मिस्टेक एक एक्सक्यूज है, क्योंकि एक्चुअली वो एक मिस्टेक है, तुम ही करके आ रहे हो, तो सिली मिस्टेक एक्चुअली कुछ नहीं होता। तो पहले ये जान लो कि कुछ नहीं होता, को करना नहीं है, तो दिमाग में टिका रहता है कि कहीं अच्छा इनकरेक्ट दिखा तो मार्क बनाओ, करेक्ट दिखा तो मार्क बनाओ, ताकि पता हो कि ऑप्शन मारते वक्त हमें क्या देखना है। समझ गए ना? ओके, क्या पूछ रहे थे भैया? अच्छा, हमने लगा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इनमें से कौन सा आयन ऐसा होगा जो लोवेस्ट मोबिलिटी रखेगा? अरे लोवेस्ट मोबिलिटी वो रखेगा जो साइज में सबसे छोटा है। कृपया ध्यान दें, जो अभी अगर मैं उसके एटॉमिक फॉर्म की बात करें, गैस फॉर्म की बात करें, तो Li प्लस जो होगा वो साइज में छोटा है, लेकिन जब ये वाटर से इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे लेयर्स बना देता है, तो इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाती है। साइज में लिथियम प्लस बड़ा हो जाता है क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका ज्यादा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास खींच लेता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो ये चल नहीं पाता, इसकी मोबिलिटी घट जाती है। तो लोवेस्ट किसका मिला? लिथियम मेटल के आयन का। बात समझ में आ गया? यस, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हम मैं एक्स्ट्रा पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ूंगा, इसका मतलब समझ जाना है, क्वेश्चन एट द एंड तुम्हें पढ़ के समझना है, ठीक है। एल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म इट्स डिहाइड्रेट सॉल्ट। कौन सा ऐसा है जहां पर आपको इस तरीके की चीजें नजर आती हैं? बताइए। MCl.2H2O कौन सा ऐसा है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बर्दाश्त कर सकता है? तो आप जानते हैं इनमें जवाब कौन सा है? LiCl। रीजन कोई बताएगा क्या? यस सर, Li प्लस साइज में छोटा है, वाटर ऑफ क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि साइज में छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके खोपड़ी पे लोन पेयर, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अरे भैया जी यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते कहीं पे, लेकिन होता क्या है, जैसे वाटर है, समझना ध्यान से, वाटर है तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर्स है, यहाँ पे लोन पेयर्स है, ठीक है। और एक बात देखिए, हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता है डेल नेगेटिव, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इंटरैक्ट करता है, और इसी की वजह से कोई कैटायन हाइड्रोलाइज हो पाता है, हाइड्रेशन करवा पाता है अपना। बात समझ में आ गई जनाब? हाँ, तो जब छोटा होता है कैटायन, तब वो बहुत अच्छे तरीके से इसको अपनी तरफ खींच सकता है, समझ गए, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उस समय, ठीक है। तो इसलिए LiCl.2H2 आप पढ़ोगे, लेकिन कभी भी आप NaCl.2H2O या KCl.2H2O नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ CaC2। ये देख लेते हैं भैया, N2 जब रिएक्शन करता है CaC2 के साथ, वो भी हीट भी करना पड़ता है ना, हीट भी करना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में जो चीज बनती है वो बड़ी शानदार है भैया, ध्यान रखना, CaCN2। CaCN2 समझना, ये है क्या, ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो होगा क्या, कैल्शियम की खोपड़ी पर 2+, फिर होगा CN2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 नेगेटिव, ठीक है जी। क्या लिखा है? CN2 2 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर देखना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ खोपड़ी पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ खोपड़ी पर एक नेगेटिव चार्ज, इसको कहते हैं साइनेमाइड आयन। तो इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम साइनेमाइड। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम साइनेमाइड, ठीक है। यह है कैल्शियम साइनेमाइड और यह है साइनेमाइड आयन, साइनेमाइड आयन। अब क्वेश्चन वो पूछ भी सकता है, वो देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ पर जो साइनेमाइड है वहां का कार्बन पर बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो आप कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। आप कहेंगे कि ये कार्बन के अलोंग अगर हम देखें तो ये हमें लीनियर नजर आता है, समझ बात आ गई। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के साथ ये जो कैल्शियम 2+ है वो इंटरैक्ट करता है, क्या करता है? वो इंटरैक्ट करता है, और ये इंटरैक्शन आयनिक इंटरैक्शन है,
ऐसे कुछ भी सवाल बनाए जा सकते हैं भाई, क्वेश्चन बनाना तो बहुत आसान काम है ना। तो कर ले जाइएगा जी। हाँ ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पढ़िए पढ़िए, आपके लिए क्वेश्चन है जनाब। द पढ़िए पढ़िए आपके लिए। इसके बाद बताइए, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में इन्होंने पूछा है। पहला इन्होंने क्या लिखा कि ये जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अपने खोपड़ी पर क्या बना लेता है, पैसिव फिल्म बना लेता है। तो अगर पैसिव फिल्म की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेरिलियम है ना, जो बेरिलियम है ऐसे समझो, मान लो हमने बेरिलियम का एक टुकड़ा लिया है। पैसिव फिल्म का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये बेरिलियम का हमने टुकड़ा लिया है, इसको हमने डाइल्यूट एंड कोल्ड HNO3 के अंदर अगर हमने डाला तो होता क्या है, होता क्या है, ये इसकी खोपड़ी पर HNO3 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करता है, जो ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर को वो बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अब क्या होता है कि बेरिलियम अंदर प्रेजेंट है एटॉमिक फॉर्म में, मतलब अंदर क्या मेटल प्रेजेंट है, ऊपर उसके एक ऑक्साइड की लेयर लगी हुई है। अब इस लेयर के बनने के बाद आप इसमें और HNO3 डाल दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि BeO का एक पैसिव फिल्म, एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन चुका है। और ऐसा सिर्फ बेरिलियम के साथ नहीं होता, ऐसा किसके साथ होता है, फिकर को निकाल, फिकर को निकाल बे, फिकर को निकाल बे। अब ऐसे समझो कि आपके दोस्त हैं, ये मैं आपके लिए नहीं बोल सकता क्योंकि लास्ट में बे शब्द यूज हो गया है। तो आपका कोई दोस्त है, वो आपको समझा रहा है कि भाई इतनी चिंता नहीं करनी, पेपर आ रहा है, जितना आता है फोड़ के आएंगे। तो वो कह रहा है फिकर को निकाल बे, ये आपका दोस्त आपके लिए बोल रहा है जनाब, है ना। हमारा दोस्त होगा तो हम भी बोल लेंगे ऐसी बातें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये लाइन सही है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। लेकिन अब देखो, बेरिलियम कार्बाइड निश्चित रूप से ऐसे ही बनेगा ना, बेरिलियम पे खोपड़ी पे क्या है 2+, कार्बन की खोपड़ी पर 4 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बात सही है। इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, बेरिलियम का सॉल्ट क्या हाइड्रोलाइज नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब ये गलत है, इनकरेक्ट है ना। तो ये हाइड्रोलाइज आराम से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलाइज क्यों हो पाता है, अरे अभी पढ़ा था ना हमने, जैसे BeCl2 है, अगर मान लो आप ऐसे समझो, अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम साइज में छोटा है, वाटर आसपास आएगा तो अपने आप खींच लाएगा उसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में रख देगा अपने क्रिस्टल के अंदर। समझ गए ना बात को, इसलिए लिखा गया है। अगला देखिएगा, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक इन नेचर। आपको पता है कि जब BeH2 जो होता है, BeH2 कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी भी अपनी कहानी है ना, बहुत सारे रहेंगे इस तरीके से। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन रहता है, ये इसी तरीके से चेन बनती जाएगी। लेकिन बेरिलियम का पेट कभी नहीं भरने वाला, है ना। पता ही है आपको, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं बॉन्ड को, 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, जैसा कि आपको B2S6 डाइबोरेन के अंदर देखने को मिलता है। कुछ वैसी सी चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो ये लाइन सही है, हमें तो इनकरेक्ट मारना था, इसलिए C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट ही ढूंढना था। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप यूजुअली होता है, तो आप देखोगे आपको जवाब ऐसे मिल जाएगा, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। Which of the following biologically important ion is also a constituent of this pump? अब नाम ही ऐसा है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो इन्होंने बस सोडियम पंप ला के खेलना चाहा और आप समझदार निकले तो आपको पता चल गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। Which of the following alkali metals form only the normal oxide? इनमें से कौन ऐसा है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, तो आपको पता है लिथियम। जो सोडियम होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड एंड परऑक्साइड दोनों बनाने की कोशिश करता है, जो हमारा ऑक्साइड सोडियम है, ठीक है। बाकी पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, दोबारा सुन ले, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये तीनों जो है चाहते हैं, इनकी कोशिश होती है सुपर ऑक्साइड्स बनाने की, और सुपर ऑक्साइड्स इन दुनिया में इन्हीं 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, या तो पोटेशियम के साथ, या तो रुबिडियम के साथ, या तो सीजियम के साथ। तो एक एक्स्ट्रा ज्ञान और मिल गया आपको। द ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कली मेटल आयन ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोज द ऑर्डर। कई बच्चों के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, होता क्या, आपने पढ़ा होगा आयन एक्सचेंज रेजिन, पढ़ा होगा कहाँ पे, जब आप पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। देखिए हमने हाइड्रोजन और एस ब्लॉक को एक साथ ही रखा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को अलग कर से क्या पता है यार, 10-12 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन क्या करता है, देखिए ये है आयन एक्सचेंज रेजिन, हम
पढ़ते थे ना हार्ड वाटर के टाइम पे कि भैया हम पास करते हैं इधर से तो कुछ कैटायंस यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर बाकी वाटर निकल जाता है तो सॉफ्ट बन जाता है, ये सारी चीजें पढ़ते थे ना। तो क्या होता है एक्चुअली आयंस क्या होते हैं, इसके ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडजॉर्ब होते हैं। और एडजॉर्ब करने का तरीका है कि इनकी बीच में जो गैप होता है उसमें जाके फंसना है, रुकना है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिथियम प्लस है, ठीक है, लिथियम प्लस जो जो आयन होगा एक्वस फॉर्म में, मतलब आयन है वाटर के साथ पूरा घिरा हुआ है, तो साइज में क्या हो गया? बड़ा। साइज में अगर बड़ा हो गया और वो जब इससे पास करता है कैटायन एक्सचेंज रीजन से, तो यहां पर होता क्या है, ये इसके अंदर जाके फंस जाएगा, तो बोला जाएगा कि ये इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया जाके इसकी सरफेस पर। ठीक है, तो ये इस पे जाके कब फंस पाया? जब इसकी साइज क्या थी? बड़ी थी। जब इसकी साइज बड़ी थी तब ये इजिली एडजॉर्ब हो पाता है। दैट्स इट, कहानी खत्म। यही जानना है, यही लॉजिक है। इतना छोटा सा लॉजिक है, इतना कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि आसानी से कौन एडजॉर्ब होगा? सर जिसकी साइज बड़ी होगी। तो साइज कहां बड़ी है? साइज का ऑर्डर देख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि लिथियम आसानी से, और जो आपका रुबिडियम प्लस है वो तो साइज में छोटा है इस समय। सर आप कैसी बात कर रहे हो, रुबिडियम तो सब साइज में बड़ा होता है। अबे नालायक, वो गैसियस फॉर्म में होता है, पानी के अंदर डालोगे तो ये पहले से बड़े साइज में है, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास नहीं खींच पाएंगे, तो ओवरऑल जो इनका एक्वस फॉर्म बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो छोटी होती है, तो इसलिए ये इजिली एडजॉर्ब नहीं होते, ये हो जाते हैं। तो ये लॉजिक है इनके पीछे का। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिपीट हो सकता है। आइए अगला देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी इन, अरे भैया ये खुद करेंगे, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक मोबिलिटी, जो आपको छोटा नजर आता है वो घाव करे गंभीर, वही है हालत यहां पर। ठीक है, छोटा कौन? Na+, देखने में छोटा Na+, पानी के अंदर डाला तो साइज उसकी सबसे बड़ी हो जाती। ठीक है, अगला देखते हैं। द एल्कली मेटल फॉर्म्स सॉल्ट लाइक हाइड्राइड बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बात सही है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। आपने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, हाइड्राइड के केस में क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाती है। हाइड्रोजन चैप्टर में ये बात आपको समझाई गई थी जब सॉल्ट लाइक हाइड्राइड पर हम चर्चा कर रहे थे। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कैटायन की साइज बढ़ती जाती है और थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर घटती जाती है। क्लियर है? अगला देखते हैं। इन क्रिस्टल्स ऑफ which one of the following ionic compound would you expect maximum distance between the cation and anion? कौन सा इसमें से ऐसा है जो कैटायन एनायन के बीच में साइज, कैटायन एनायन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रखता है, मैक्सिमम डिस्टेंस रखता है? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की रेडियस बड़ी होनी चाहिए। कैटायन की भी साइज बड़ी हो, एनायन की भी साइज बड़ी हो, तो दोनों के बीच की रेडियस क्या आएगी? डिस्टेंस क्या आएगी? बड़ी आएगी। जैसे मान लीजिए ये है कैटायन और ये मान लीजिए इसमें से एनायन, तो ये कब बड़ा आएगा? ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा कब आएगा? बड़ा तब आएगा जब इसकी इनकी दोनों की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, अब यहां देखें, यहां फ्लोरीन, फ्लोरीन साइज में छोटा, आयोडीन, आयोडीन यहां देख सकते हैं, आयोडीन साइज में बड़ा है, सीजियम भी साइज में बड़ा है, तो इनके बीच में क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर गैप ज्यादा आएगा। सिंपल सवाल था। क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। कौन कौन कंटेन करता है? मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, ये नहीं रहता। मैग्नीशियम का सल्फेट नहीं रहता, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं रहता क्रूड सोडियम क्लोराइड में। ठीक, अगला देखते हैं, ये रट लेना इस चीज को। अगला देखते हैं। कैस्टनर कैलनर सेल में सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड, है ना? अरे भैया, जब सोडियम जो है न्यूट्रलाइज होता है तो पहुंचता कहाँ पे है? अमलगम के ऊपर। अमलगम मतलब क्या है? वहां पे अमलगम होता क्या है? बताइए, अमलगम क्या है? अमलगम एक मिक्सचर है दो मेटल्स का। कौन कौन से मेटल्स का? उसमें से एक चीज फिक्स होती है हमेशा, मरकरी। अगर सोडियम अमलगम बोला गया, इसका मतलब सोडियम कहाँ चला गया है? मरकरी के साथ वो मिल गया, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम अमलगम का मतलब होता है कि सोडियम और Hg इन दोनों का ये मिक्सचर है जनाब। ठीक है, और वो बन जाता, फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं, याद करो, है ना? पढ़ते थे ना, पेनान्नेवज बन जाता था सर। हाँ, बात याद आ रही है सर कुछ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कृपया ढूंढें कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। प्योर सोडियम मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू सोल्यूशन। हाँ भैया, ब्लू सोल्यूशन आएगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है जब हम एस ब्लॉक के मेटल्स को किस में डाल देते हैं? अमोनिया के अंदर डालते हैं। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम ये
ब्लू कलर का सोल्यूशन नहीं देते, बाकी एस ब्लॉक के सारे मेटल्स ये काम करते हैं। NaOH रिएक्ट्स विद ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, ये भी सही है यार। एल्यूमिनियम, ये बात जानते हो ना, सिलिका होती ग्लास, ग्लास ग्लास मतलब SiO2 लिख लो। SiO2 की रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, क्या मिलेगा? सोडियम सिलिकेट मिलेगा। इसमें तो कोई शक नहीं था किसी को, तो बुद्धि लगाना आना चाहिए। अब लिखा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH, ये गड़बड़ हो गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ इधर आओ। हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, जो हमारा एल्यूमिनियम फॉइल है, अगर उसको हम NaOH के अंदर डालें तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों हो पाता है समझना। जो हमारा एल्यूमिनियम है वो NaOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो एक्चुअली पहले वो क्या बनाता है, AlOH थ्राइस बनाता है। बनाता पहले AlOH थ्राइस है जब हमारे पास NaOH थोड़ा कम हो। लेकिन अगर NaOH ज्यादा हुआ तो होता क्या है कि ये जो चीज है भैया जी, उसमें आप NaOH की रिएक्शन बना पाएंगे आराम से। समझाता हूं कैसे। Na प्लस एंड OH नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है, तो पहले ही आपस में रिएक्शन करके AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और जैसे ये बनता है, अब वो एल्यूमिनियम देखता भैया हमारे किनारे 3 OH लगे हैं, मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए, मेरे को भैया 2 और चाहिए, मेरी भूख मान नहीं रही, तो भैया OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा एल्यूमिनियम की खोपड़ी पर, क्योंकि एल्यूमिनियम को जरूरत भी है ऑक्टेट के लिए, तो AlOH4 नेगेटिव बन जाएगा। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जीवन में आपने पढ़ा होगा कि Na प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखने बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है भैया, NaAlOH4 नेगेटिव, सर ये नहीं पढ़ा है मैंने कभी। तो भैया देख लीजिए, अभी आप कहेंगे कि हाँ पढ़ा है। NaAlO2 डॉट 2H2O आयनिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं और नॉर्मली हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये दोनों एक ही बातें, ये दोनों एक ही बातें हैं। सर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, अच्छा हाँ सर पढ़ा तो था कि एल्यूमिनियम इस तरीके से डिसॉल्व होकर के ये बनाता है। तो इन्होंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, एक्सेस NaOH में ये नहीं बनेगा बल्कि ये बनता है, या ये कह लो ये बनता है। तो हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है। और ये बात देखो, बाइकार्बोनेट हीट करके हम कार्बोनेट बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, CO2 एंड वाटर गैस, और वाटर निकल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड, एक बात ध्यान में रख लो, नीट को ये नॉट और इनकरेक्ट से इतनी मोहब्बत है कि क्या ही बताएं, है ना। बहुत सवाल ये इसी में घुमा घुमा के ले आते हैं। एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा इसमें ऐसा है जनाब कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करेंगे। अब आपको पता है यार सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा, ये देखो SiO2 सिलिका, ये एसिडिक है, इससे रिएक्शन कर जाएगा। BeO एम्फोटेरिक है, इससे भी रिएक्शन कर जाएगा। और बोरॉन का ऑक्साइड भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, इससे भी रिएक्शन कर जाएगा। तो जो बेसिक होगा वो एसिडिक एम्फोटेरिक इन सबसे कर जाएगा, लेकिन बेसिक से थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, बेस बेसिक के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि A इज करेक्ट ऑप्शन। आसान था है ना। आइए अगला देख लेते हैं। In which of the following processes fused sodium hydroxide is electrolyzed at 330 degrees Celsius temperature of the extraction of the sodium, ये रहा यार, ठीक है जी। ये प्रोसेसेस आपको आने चाहिए सब कुछ, एक बार कृपया इनको, है ना, इन सारे प्रोसेस के बारे में कृपया एक बार देख लें। नहीं यार ये ना लगे कि भैया हमने सही ऑप्शन ये मार दिया है, कृपया एक बार इनको देख लें इत्मीनान से, ठीक। प्रोसेसेस के नाम क्या, उनका मतलब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पूछा इन्होंने। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड देखते हैं भैया, स्ट्रॉन्सियम बहुत अच्छा बेस है, ये भी बेस है, बेस है, ये रहा बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आइए अगला क्या भैया, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूँ आप बायो के स्टूडेंट हैं, इस वजह से आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो यूजेस वाला पोर्शन है वो आपको ढंग से आता हो, क्योंकि आपको ही समझ में आ सकता है। जेई वाला बच्चा तो इसको रट्टा मार सकता है, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला भाई, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपको ही समझ आ सकता है। तो बताइए कि रिक्वायर एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर, तो वो कोफैक्टर कौन सा है, आप जानते हैं कि वो मैग्नीशियम है। क्या है वो, मैग्नीशियम है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। Among CH2, BH2, BH2, the order of ionic character is, इनमें आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है। बताइए आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बताइए जनाब, कैसे बोलेंगे सर, BeH2 लिख लीजिए। BeH2 में क्या है, बेरिलियम पर 2+, साइज में सबसे छोटा,
फिर कैल्शियम 2+, क्योंकि सब में हाइड्रोजन तो सेम था, तो उसको लिख करके फायदा तो था नहीं कंपैरिजन के टाइम पे। तो साइज की बात करें तो आयनिक साइज में तो ये ऑर्डर नजर आएगा, और जो सबसे छोटा होता है साइज में वो सबसे क्या होता है भैया, कोवलेंट करैक्टर डेवलप करवाता है। इसका मतलब हुआ कि BeH2 के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब आयनिक करैक्टर कम है, तो ये ऑर्डर हमें लगा लेना चाहिए। अभी जो मैंने ऑर्डर लिखा ये आयनिक करैक्टर का ऑर्डर है, ठीक है। तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से सुना है भगवान मिल जाते हैं, तो ये तो बड़ा आसान काम है ना, ढूंढने से सर वो वाली भी मिल जाती है ना, वो सब बाद में कर लेना। पहुंच जाओ एक बार, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर बात सर आपकी सही थी। एक बार आप मेडिकल कॉलेज जाओ, तुम्हारे यहाँ का जो जेंडर रेशियो है वो सबसे बेहतरीन जेंडर रेशियो है, तुम्हारा हालत इंजीनियर्स की तरह नहीं होती है ना। तो इसलिए हाँ, पढ़ना भी अच्छा पड़ता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छा है कि तुम्हें पढ़ाते भी बढ़िया हैं, तुम्हारे जीवन ठीक जाने के भी चांसेस रहते हैं। इंजीनियर के साथ दिक्कत ये है वो पढ़ता कुछ नहीं है, दिन भर खाली है और कोई है भी नहीं। ठीक है। solubility of the alkaline earth metal sulfate in water decreases in the sequence। ठीक है, solubility का क्वेश्चन मेरा कराने का तरीका ये होता है कि आप साइज का गैप देखिए ना, मिसमैच देखिए कैटायन एंड एनायन की साइज में। तो जितना ज्यादा मिसमैच उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। जितना ज्यादा मिसमैच उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। जितना ज्यादा मिसमैच उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। ये कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अगर थोड़ा जानना है तो आप जाके जेई वाला का वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, आपको एस ब्लॉक पढ़ाया है, वहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन 5 मिनट में देख के समझ जाएंगे आप। ठीक है, मैं उसे बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दूंगा, समझ में आएगा। जैसे देखो मेटल सल्फेट है ना, तो मेटल सल्फेट जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ क्या, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे लेता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप को क्या करते हैं भैया जी, राजी कर लेते हैं। ठीक है जी, यही पढ़ा है क्या हमने? हाँ। अब होता क्या समझना, जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इतने एटम्स का कॉम्बिनेशन है, तो साइज इसकी क्या होगी, बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है। तो बड़े साइज वाला अगर इसके सामने आएगा, तो इसके बीच में साइज का मिसमैच नहीं है, ये साइज दोनों की करीब करीब बराबर है, तो उस समय आराम से डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो कि भैया सल्फेट तो साइज में बड़ा है, लेकिन यहां पर आप देखें तो मैग्नीशियम सबसे छोटा है, इनमें और इनमें मैग्नीशियम साइज में छोटा है। अगर मैग्नीशियम साइज में छोटा है तो यहां साइज का मिसमैच है, तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये आराम से डिसॉल्व होगा, तो ये सबसे आसानी से डिसॉल्व होगा, फिर ये और इसके बाद ये। तो देख लीजिए, ऑर्डर बना दीजिएगा जनाब, ये रहा आपका जवाब। समझ गए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से निकालते हैं। Which of the following compound has the lowest melting point? Lowest melting point, कम मेल्टिंग पॉइंट कब मिलता है, जब आयनिक करैक्टर क्या होता है, कम होता है। आयनिक करैक्टर कम हो या हम बोल दें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा हो, बस यही चेक करना है। मेल्टिंग पॉइंट तब क्या मिलता है हमें, ज्यादा मिलता है, सॉरी कम मिलता है जब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा हो। बस यही चेक करना है कहाँ पे कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो देखिए सब में कैल्शियम है, लेकिन एनायन में फर्क है, और एनायन में यहाँ पर I नेगेटिव है, और I नेगेटिव साइज वाइज बड़ा है, तो जो कैल्शियम 2+ है वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा आसानी से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, तो सी कंडीशन पर आपको मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लैटिस एंथैल्पी। ये कह रहे हैं कि भैया हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब कौन सा ऐसा जो आराम से डिसॉल्व हो सकता है, कौन सा ऐसा है जहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा ऐसा है जिसके कैटायन की साइज छोटी है। साइज ऑफ कैटायन
साइज ऑफ कैटायन छोटा है, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास आसानी से खींच पाएगा और तभी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो पाएगी उसके लैटिस एंथैल्पी से। कितना आसान है, सब में सल्फेट लिखा, छोटे साइज का देख करके आपको आगे बढ़ जाना है, दैट इज BeSO4। बोलना भैया आनंद आया? यस सर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। आपकी बार देखिए सवाल है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस पर। तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है मोनो एटॉमिक एनायंस, दूसरा होता है पॉली एटॉमिक एनायंस। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो जी वाला चैनल पर जाएं, कृपया एस ब्लॉक के अंदर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बात, जहां पे मैंने थर्मल स्टेबिलिटी सिखाई हुई, तो आप सीख भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ा हिंट मैं यहाँ पर आपको दूंगा ताकि आपके ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाए। ठीक है जी, आइए देखते हैं। जब भी थर्मल स्टेबिलिटी हो पूछा जाए, मतलब जब भी आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछा जाए तो हमें पता होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो आयनिक करैक्टर के प्रोपोर्शनल है। अगर आयनिक करैक्टर के प्रोपोर्शनल है तो बस ये चीज यहां पे देख लेनी है। और ये आयनिक करैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तब अच्छे से लगता है जैसे मान लो कोई बड़े एनायंस हो, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, तब ये सब सारे फैक्टर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो बस इनमें आप चेक कर लीजिए, आयनिक करैक्टर चेक करना है। ज्यादा आयनिक करैक्टर कहाँ पे आपको देखने को मिले? देखो बेरिलियम के केस में साइज छोटा है तो यहाँ कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, फिर इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने सही लगाया हुआ है ना भाई? अरे साइज में छोटा है, अगर साइज में छोटा है बेरिलियम तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? कैटायन साइज में छोटा है, एनायन सब में सेम है, इसका मतलब कोवेलेंट करैक्टर यहाँ ज्यादा, इसका मतलब आयनिक करैक्टर कम है। अगर आयनिक करैक्टर कम है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम आएगी। तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर कैल्शियम एंड पोटेशियम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर आपको आयनिक क्या मिलेगा? करैक्टर ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? K+ की साइज क्या होती है? बड़ी विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम 2+ के। तो इस तरीके से आपको ये जवाब तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी बुद्धि लगा लीजिएगा जहां कहीं भी आए ये सवाल। ठीक है, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली। कौन सा ऐसा है जो आसानी से CO2 गैस आपको निकाल के दे देगा? ये क्वेश्चन एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी का ही है। कौन सा ऐसा जो थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं है? बस क्वेश्चन ये है कि थर्मली ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इसमें चीजें ऐसी रहती हैं, आपने पढ़ा होगा ये बात, मैं रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। Li2CO3 है ना, Na2CO3। ठीक है, और कौन कौन है भैया? अच्छा इन्होंने Li2, ओके मुझे एस ब्लॉक का लगा, चलो इसमें ही बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, इसके बाद सब आप कर ले जाओगे, फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, फिर ये क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, K2CO3। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इसमें बताओ कौन सा ऐसा है जो थर्मली ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ऐसा जो ज्यादा थर्मली स्टेबल है? तो आप क्या कहोगे? भैया आपने सिखाया था कि आपको आयनिक करैक्टर चेक करना है कार्बोनेट एंड सल्फेट के केस में, तो देख लेते हैं। लिथियम प्लस साइज में छोटा होता है, लिथियम प्लस अगर साइज में छोटा है तो यहां पर क्या होगा? बोलो बोलो। कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है तो आयनिक करैक्टर कम है, आयनिक करैक्टर कम है इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का एक्चुअली ऑर्डर ये आएगा, तो मतलब ये वाला ज्यादा थर्मली स्टेबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप हीट करोगे तो ये टूट जाता है Li2O और CO2 के फॉर्म में, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो इजिली क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है? सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है अपने को, कॉन्सेप्ट जान लो। तो अगर जो थर्मली कम स्टेबल है इसका मतलब वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हीट नहीं बर्दाश्त कर सकता तो वो टूटेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन कभी इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो थर्मली डिकम्पोज आसानी से हो जाएगा, तो यहां पर जवाब यहां पे बोलेंगे तो ये हो जाएगा। यही सवाल ये भी हो सकता है कि CO2 आसानी से कहां निकलेगा? एक ही बात है, मैं चाह रहा हूं कि आप ये जान जाए ताकि आप आगे सवाल को कर पाए। एक तो ये हुआ। आइए फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन्होंने दो दिया तो दो में ही देख लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आप बात करें तो मैग्नीशियम की साइज छोटी है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपके कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा, अगर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? आयनिक करैक्टर कम, आयनिक करैक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, अगर थर्मल स्टेबिलिटी कम तो ये ऑर्डर लग जाएगा। इसका मतलब जहां पे थर्मली स्टेबल नहीं है वो अपने आप को आसानी से तोड़ करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड और CO2 गैस बना करके उड़ा देगा। ये बात आपको पता है ना? इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर से मैग्नीशियम, अब देखो कंपैरिजन इनके साथ अगर करना हो तो आपको पता है कि मैग्नीशियम 2+ जो होता है वो साइज में सबसे छोटा होगा। अगर साइज में सबसे छोटा होगा तो ज़्यादा यहाँ पर क्या आएगा, कोवेलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर कमजोर आएगा, तो आसानी से यही टूटेगा, जवाब के तौर पर ये आएगा। पहले आप चाहें तो यहां से कंपैरिजन कर लें, इन दोनों को मैंने यहां कंपेयर कर दिया है, इन दोनों को मैंने यहां कंपेयर कर दिया। अब इनको और इनको कंपेयर करना, तो आपको पता होता है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले होते हैं वो आसानी से टूट जाएंगे हीट करने पर, ठीक है जी। उसका रीजन क्या है कि मैग्नीशियम 2+ होगा, तो मैग्नीशियम 2+ साइज में छोटा हो गया अगर मैं सोडियम के रिस्पेक्ट में बात करूं तो। नहीं समझ में आया क्या भैया, है ना? ओके। Which of the following is present as an active ingredient in bleaching powder for the bleaching action? तो चलो भैया पहले ब्लीचिंग पाउडर बनाना देखते हैं। हम लेते हैं भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन इससे पास कराते हैं Cl2 गैस, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो क्या मिलता है वो देख लेते हैं भैया। हमें पता है जो हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है वो रिएक्शन करता है वाटर से। कैसे करता है, एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, HCl और क्या बन जाता है, HOCl, HCl एंड HOCl। तो यहां से नेगेटिव पार्ट की बात करें तो Cl नेगेटिव, यहां पर क्या है OCl नेगेटिव। तो एक्चुअली क्लोरीन है, क्लोरीन इस तरीके से टूटेगा, पहले ये बनेगा। अब देखो अगर ये एसिड्स बन गए तो ये एसिड क्या करेंगे, इस बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। बेस क्या करता है, अपने आप से OH नेगेटिव देता है, OH नेगेटिव यहां से निकलेगा और यहाँ का H+ खा जाएगा। अगर H+ खा जाएगा तो यहाँ का कैल्शियम जो है यहाँ Cl के साथ मिलकर के CaCl2 बना देगा, क्लोरीन के साथ CaCl2। हमारे पास ये एक्सेस में है, कोई दिक्कत की नहीं है। कैल्शियम जो है इनके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, देखो Ca, ये है क्या OCl, तो OCl ट्वाइस। तो एक्चुअली जो ये कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली एक तरीके से कहो ना तो मिक्सचर होता है इन दोनों का। अब इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है ये देखना। इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होता है, ये लिखा जाएगा Ca, कृपया ध्यान से सुने, एक क्लोरीन लिखा जाएगा, एक क्लोरीन, है ना। अब देखो अब क्या है कि यार मिक्सचर नहीं लिखना चाहते तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं। एक बार क्या करो, क्लोराइड ले लो, एक बार भैया ये O और Cl ले लो, तो इनकी वैलेंसी भर जाएगी। तो लिखते कैसे, CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये एक्चुअल फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है, ओके। तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन उन्होंने पता क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। तो इनका मतलब पता क्या करना चाह रहे हैं कि इन दोनों में बताओ कि कौन सा ऐसा जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करवा ले जाएगा। तो भैया ये तो करते नहीं है, ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। देखो होता क्या है, ये बात आप जान ले, नहीं तो आपको भी समझ नहीं आएगा, ये आपको लगेगा ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर। समझो भैया, समझो समझो, चलो समझो। एक्चुअली क्या है कि इन दोनों में से वो पूछ रहा है, वो ये पूछ ही नहीं रहा कि फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इन दोनों में कौन सा ऐसा है जो ब्लीचिंग एजेंट कहलवाने के लिए जिम्मेदार है भैया, कौन सा ऐसा जो ब्लीचिंग एजेंट का काम कर पाएगा, ब्लीचिंग जो एक्शन है वो कर पाएगा। तो भैया जी ये नहीं कर पाएंगे, ये कर पाते क्योंकि ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, तो ये किसी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो इसलिए ये जवाब के तौर पर सही हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भैया आपको समझ आए कि क्वेश्चन क्या है और मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये क्या है भैया, लिस्ट देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, जिप्सम का आपको पता है कि CaSO4.2H2 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, नाम बड़े दर्शन छोटे, दर्शन छोटे मतलब आधा पानी, नाम इतना बड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पानी है आधा, नाम है जिप्सम, और देखो भैया 2 है पानी। तो इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई जरूरत शायद आपको ना पड़े। अब वैसे ये MA नहीं MG होगा, मैच कराओगे काम बन जाएगा, है ना। अगला देख लेते हैं। अच्छा अगला ये था आपका, ये वर्दी रही भाई, हम भी चाहते हैं हम भी हॉस्पिटल्स में जाएं तो आप हमें मुलाकात करें, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर।